हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की मूवी है कुछ ऐसे सुपर स्पाई एजेंट के बारे में जो अपने काम में इतने उस्ताद होते हैं कि उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है और वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एक नाथन नाम के एक एजेंट को देखते हैं जिसे एक नाइट मैन नाम का एक दूसरा ऑफिसर बुलाया होता है। वो नाथन को एक फुटेज दिखाता है जहां कुछ चोर 15 सिक्योरिटी गार्ड को मारकर एक सामान को ले जाते हैं। नाइटमैन नाथन को पता लगाने के लिए बोलता है कि चुराने वाले लोग कौन थे और वह सामान किसे देने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात की वह चुराई हुई चीज क्या है, क्योंकि उस चीज का दाम रातों रात $10 बिलियन हो जाता है। नाइटमैन उस चुराई हुई चीज को हैंडल नाम देता है। फिर नाथन उस सामान को लाने के लिए एक टीम बनाता है जिसका लीडर एक ऑर्सन फॉर्चून नाम के प्राइवेट सुपर स्पाई को बनाता है। वह स्पाई काफी आयास होता है और वह पैसे भी ज्यादा लेता है। ऑर्सन का नाम सुनते ही नाइटमैन उसे काम नहीं देने को कहता, मगर नाथन बोलता है कि यही वह बंदा है जो हैंडल को आराम से ला सकता है। फिर हम ऑर्सन को देखते हैं जो मोरक्को में अपनी छुट्टियां मना रहा होता है और उससे नाथन मिलता है और कहता है कि उसके लिए एक मिशन है, मगर ऑर्सन बोलता है कि वह छुट्टियां मनाने आया है और वह कोई काम नहीं करेगा। मगर नाथन बोलता है कि कुछ ज्यादा जरूरी चीज चोरी हो गई है और उसका दाम आसमान छू रहा है, और नाथन ऑर्सन को किसी तरह मना लेता है। फिर दोनों अपने मिशन के लिए जेट से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों दो और एजेंट से मिलते हैं। एक का नाम सारा फिडल होता है और वह एक हैकर होती है, और दूसरे का नाम जे डेविस होता है और वह सब चीज में माहिर होता है। फिर सारा बताती है कि उन्हें एक आदमी का पीछा करना है जो एक बैग के साथ आने वाला है जिसमें एक हार्ड ड्राइव होगा। फिर सभी प्लान के हिसाब से अपने अपने पोजीशन पर होते हैं। वो सभी एक एयरपोर्ट पे होते हैं। सेरा एरोप्लेन से फुटेज के द्वारा सभी पर नजर रखी होती है और अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वह बैग वाला आदमी पहुंच जाता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। उसे पकड़ने के लिए सभी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर हम देखते हैं कि वहाँ माइक के आदमी भी होते हैं। माइक भी एक प्राइवेट एजेंट होता है और वह ऑर्सन का एक कंपटीटर होता है जो पैसे लेकर काम को अंजाम देता है। ऑर्सन समझ जाता है कि माइक डोनाल्ड को उठाने आया है। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड का पीछा किया जाता है, मगर माइक के आदमी ऑर्सन के दो साथियों को शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। ऑर्सन माइक के बारे में नाथन को पूछता है। नाथन नाइटमैन से माइक के बारे में जानकारी लेता है। फिर वो बताता है कि माइक यहाँ दूसरे के लिए काम कर रहा है। फिर ऑर्सन और जे माइक के आदमियों को पीट कर बेहोश कर देते हैं और डोनाल्ड के पीछे जाते हैं, मगर बाहर भी माइक के आदमी तैनात होते हैं। मगर ऑर्सन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर जे नाथन और सेहरा की मदद से डोनाल्ड को उठा लेते हैं, मगर डोनाल्ड को हार्ट अटैक आने लगता है और वो मरते मरते बोलता है कि वह जिससे डील करने वाला था वह उसका चेहरा कभी नहीं देखा है, और नाथन को इस हार्ड ड्राइव का डील करने को कहता है और वह कुछ ही देर में वैन में ही दम तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि नाथन के वैन का पीछा किया जा रहा होता है और आगे जाकर उन्हें एक बस से रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि उस बस से माइक उतरता है और अपने आदमियों से नाथन के वैन को काटने को कहता है, मगर वैन को काटने से पहले सारा उस हार्ड ड्राइव से सारा डेटा कॉपी कर लेती है। फिर नाथन वैन का दरवाजा खोलता है और वह हार्ड ड्राइव माइक को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि नाथन हार्ड ड्राइव का डील करने के लिए बेन हैरिस नाम के बंदे के पास जाता है। फिर सेरा बेन हैरिस को स्कैन करती है और पता लगाती है कि वह ग्रेग सीमंस नाम के एक अरबपति के लिए काम करता है। फिर सारा ग्रेग सीमन का डिटेल निकालती है, जहाँ पता चलता है कि वह हथियारों का एक बहुत बड़ा डीलर है जो आतंकवादी और माफियों के पास हथियार पहुंचाता है। सारा उसकी और भी डिटेल निकालती है। वह पता लगाती है कि सीमंस डैनी फ्रांसिस्को नाम के एक एक्टर को काफी पसंद करता है और वह उसका बहुत बड़ा फैन होता है और उसे एक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी होती है, और इसी बात का फायदा उठाकर सीमंस से मिलने की सोचते हैं ताकि खरीदार का पता लगाया जा सके, मगर उससे पहले उन्हें डैनी को मनाना होगा। फिर हम डैनी को देखते हैं जो अपने काम करने के बाद अपने प्राइवेट जेट पर होता है। तभी वहाँ ऑर्सन उसका नया मैनेजर बनकर उसके सामने आता है और उससे बातें करता है। ऑर्सन डैनी से अपनी मदद करने को कहता है, मगर डैनी नहीं मानता। तभी ऑर्सन डैनी से बोलता है कि तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा जो चक्कर तुम्हारी भाभी के साथ चल रहा है वह सारी दुनिया को बता दूंगा। यह सुनकर डैनी शॉक हो जाता है और मजबूरन उसे ऑर्सन की मदद करनी पड़ती है। फिर सभी आगे का प्लान बढ़ाते हैं और ऑर्सन, सारा और डैनी ग्रेग सीमंस के बोट पर जाते हैं जहाँ एक फंक्शन चल रहा होता है। सारा डैनी की गर्लफ्रेंड बनकर जाती है। उन सभी को वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सीमंस डैनी को देखकर यकीन नहीं कर पाता कि वह उसके आंखों के सामने है, क्योंकि सीमंस डैनी का बहुत बड़ा फैन होता है। फिर हम देखते हैं कि सीमंस डैनी के पास जाकर मिलता है और उससे बातें करता है। डैनी सेहरा और ऑर्सन को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सीमंस भी अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है जो एक बिलियनियर होते हैं। उनमें से एक का नाम ट्रेंट और दूसरे का नाम आर्नोल्ड होता है। फिर हम देखते हैं कि सीमंस अपना फोन अपने एक सिक्योरिटी इमिलिया को देता है और सेहरा और ऑर्सन उसी का फोन हैक करने के लिए उसके बोट पर आए होते हैं। तभी वहाँ ऑर्सन गौर करता है कि वहाँ माइक के लोग भी मौजूद हैं और यह बात वह नाथन को बताता है। फिर हम देखते हैं कि सेहरा सीमंस का फोन हैक करने के लिए उसके सिक्योरिटी इमिलिया के पीछे जाती है और उससे कुछ डिस्टेंस बनाकर खड़ी रहती है, मगर तभी वहाँ बेन हैरिस पहुंच जाता है। फिर सेहरा बेन हैरिस से बोलती है कि वह यहाँ पेंटिंग देखने आई है और वो बेन हैरिस को अपनी बातों में फंसाए रखती है जब तक कि सीमंस का फोन हैक न हो जाए। इधर हम देखते हैं कि ऑर्सन माइक के आदमियों को पीछा करता है जिसका नाम विंसेंट होता है। ऑर्सन विंसेंट की धुलाई करके उसे मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि सेरा का भी काम हो चुका होता है और जे की मदद से सीमंस का फोन हैक करने में कामयाब हो जाती है।
और फिर सेहरा वहाँ से निकल जाती है और सीमंस से जाकर मिलती है। सीमंस सेहरा को बताता है कि डैनी उससे इंस्पायर हो गया है और वह सीमंस का कैरेक्टर करना चाहता है और इसके लिए सीमंस डैनी और सेहरा को अपने टर्की वाली विला पर इनवाइट करता है ताकि वह सीमंस के कैरेक्टर को सीख सके। फिर हम देखते हैं कि डैनी से एलेक्जेंडर नाम का एक बंदा मिलता है और वह उसके साथ बिजी हो जाता है। इधर सीमंस सेहरा पर चांस मारता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ऑर्सन आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि नाथन और उसकी टीम सीमंस की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस हैंडल की डील $1 बिलियन में तय की गई है और वह भी एलेक्जेंडर के साथ। मगर सीमंस यह नहीं बताता कि उस खरीदार का नाम क्या है। फिर आगे की बात पता लगाने के लिए एलेक्जेंडर के लैपटॉप को हैक करने की सोचते हैं, मगर उसके लैपटॉप तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। फिर ऑर्सन एलेक्जेंडर के लैपटॉप तक पहुंचने का जिम्मा उठाता है और उसके अड्डे पर जाता है जहाँ वह प्रेजेंटली रह रहा होता है। फिर ऑर्सन वहाँ पहुंचकर वहाँ के एसी में बेहोशी वाली गैस इंजेक्ट कर देता है और वहाँ के सभी लोग को बेहोश कर देता है। फिर वह एलेक्जेंडर के कमरे में जाकर लॉकर अनलॉक करता है और उसके लैपटॉप को निकालता है। फिर सेहरा अपना जलवा दिखाती है और उस लैपटॉप को हैक कर लेती है। वहाँ से जाने से पहले ऑर्सन चोरी करने लगता है ताकि लोगों को शक न हो कि यहाँ कुछ और भी काम हुआ है और सभी यही मानेंगे कि यहाँ चोरी हुई है। ऑर्सन चोरी करने के बाद वह निकल रहा होता है, मगर तभी उसे 2 गार्ड घेर लेते हैं जो बेहोश नहीं होते हैं। ऑर्सन उनकी धुलाई करके एक की नाक तोड़ देता है और दूसरे के पैर में गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि नाथन की टीम एक जगह होती है। सेहरा एलेक्जेंडर का लैपटॉप को हैक करके पता लगाती है कि उस हैंडल वाली चीज की डीलिंग हो चुकी है, मगर उसमें यह नहीं पता चलता कि वह हैंडल वाली चीज आखिर है क्या और वह किनको बेचने वाले हैं। फिर वह सीमंस के फोन की बातें सुनते हैं, जहाँ उन्हें एक कासिम नाम का ऑफिसर फोन करता है और वह एलेक्जेंडर के यहाँ हुई चोरी के बारे में सीमंस को बताता है। फिर सेहरा कासिम के बारे में जानकारी निकालती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह एक टर्की का ऑफिसर है और वह सीमंस से मिलते जुलते रहता है और आगे की डीलिंग करता है। वह लोग सुनते हैं कि कासिम सीमंस से टर्की में मिलने को कहता है। यह सब सुनने के बाद नाथन सेहरा को डैनी के साथ सीमंस के यहाँ जाने को कहता है ताकि पता लगाया जा सके आखिरकार सीमंस क्या बेच रहा है। आगे हम देखते हैं कि सारा और डैनी सीमंस के विला पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सीमंस डैनी को अपना कार कलेक्शन दिखाता है, जहां डैनी अपनी फेवरेट कार को देखता है। फिर सीमंस डैनी को कार ड्राइव करने के लिए कहता है, मगर सारा मना कर देती कि वह उनके साथ नहीं जाएगी। फिर सीमंस सारा के हॉस्पिटलिटी के लिए उसे मसाज करने के लिए भेजता है। फिर हम देखते हैं कि सीमंस और डैनी उस लग्जरी कार में ड्राइव पर निकल जाते हैं। इधर हम ऑर्सन को देखते हैं जो कासिम पर नजर रखे होता है। कासिम वहाँ आता है और एक पेपर उठाकर पढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद उस पेपर को रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेजे ऑर्सन से कासिम का पीछा करने के लिए कहता है, मगर ऑर्सन का इंटरेस्ट उस न्यूज़ पेपर में होता है। इधर हम सारा को देखते हैं जो सीमंस के सिस्टम को जायजा लेती है और अपने कमरे में जाकर लगी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेती है और सीमंस के सिस्टम से जानकारी इकट्ठा करने लगती है और उसे पता चलता है कि सीमंस एक कंटेनर भर के एकेएम लेने वाला है और यह सब बातें सेहरा नाथन को बताती है। फिर नाथन सभी को यहाँ से निकलने को कहता है, मगर ऑर्सन बताता है कि उसने बेन हैरिस को देखा है जो उस न्यूज़ पेपर के साथ होता है। ऑर्सन उसका पीछा करने लगता है और जेजे से हैरिस का फोन हैक करने के लिए कहता है, मगर थोड़ी देर पीछा करने के बाद हैरिस को पता चल जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से ऑर्सन को संभालने के लिए कहता है, मगर ऑर्सन उसके बॉडीगार्ड को पीट देता है और इसी बीच हैरिस अपने फोन से बैकअप बुलाता है क्योंकि हैरिस ऑर्सन को पहचान गया होता है। फिर हैरिस ऑर्सन से बचकर भाग रहा होता है, मगर उसका फोन हैक हो जाने की वजह से जेजे ऑर्सन को उसका लोकेशन बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हैरिस भागते भागते एक लंबे बिल्डिंग के पास पहुंचता है और वह समझ जाता है कि उसका फोन हैक हो गया है और वह अपना फोन चालाकी से एक आदमी के जेब में रख देता है। फिर ऑर्सन हैरिस का फोन को ट्रैक करके उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता और वह नीचे देखता है कि हैरिस नीचे मरा पड़ा है, मगर जेजे बताता है कि वह हैरिस नहीं है। तभी हैरिस पीछे से आकर ऑर्सन को धक्का देने की कोशिश करता है, मगर ऑर्सन एक अच्छा फाइटर होने की वजह से ऑर्सन हैरिस का मूव डॉज कर लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से निकलने से पहले जेजे हैरिस के बॉडी, फोन और न्यूज़पेपर को अपनी कार में रख लेता है। फिर सभी अपने घर पर होते हैं। नाथन अब तक की सारी न्यूज किंग्समैन को बताता है और बोलता है कि यह सब झंझट अभी भी उस हैंडल के लिए की जा रही है। फिर नाथन किंग्समैन से हैंडल के बारे में पूछता है। इस पर किंग्समैन जवाब देता है कि वह हैंडल एक एआई प्रोग्रामेबल मशीन है जो किसी भी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को हैक कर सकता है। फिर जेजे सबूत और क्लूक से पता लगाता है कि हैरिस हमारा नाम के होटल में 9 बजे पैसे के साथ डील करने वाला होता है, मगर उसकी मृत्यु हो जाने के चलते वह डील ऑर्सन करने के लिए कहता है क्योंकि डीलर हैरिस को कभी नहीं देखे होते। मगर डील पूरा करने के लिए ऑर्सन को सीमंस से बातें करनी होगी और तभी वह 15 डिजिट का ट्रांजैक्शन कोड बताएगा। मगर सीमंस हैरिस का आवाज बखूबी पहचानता है और वह ऑर्सन की आवाज को पकड़ लेगा, मगर ऑर्सन दिमाग लगाता है कि उसकी आवाज को सेहरा की मदद से हैरिस की आवाज में बदल सकती है। फिर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है और ऑर्सन हैरिस की जगह जाता है। जेजे उस कार में ट्रैक लगा देता है जिसमें ऑर्सन बैठने वाला होता है क्योंकि ऑर्सन का फोन एलेक्जेंडर के आदमियों ने रख लिया होता है। इधर सेहरा अपने काम में लगी होती है और वह सीमंस के सिस्टम को हैक करके बैठी होती है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्सन उस बायर के पास जाता है और उससे डील की बात करता है और पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए उसे 15 डिजिट चाहिए होता है। इधर हम जेजे को देखते हैं जो अपने स्नाइपर के साथ सभी लोगों पर नजर रखे होता है। फिर ऑर्सन सीमंस को फोन लगाता है और 15 डिजिट का नंबर मांगता है। सेहरा ऑर्सन की आवाज को हैरिस की आवाज में कन्वर्ट कर देती है जिससे सीमंस को हवा तक नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि ऑर्सन 15 डिजिट का नंबर दबा देता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है।
मगर तभी सीमंस के सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि उनका सिस्टम किसी ने हैक किया है और सभी हैकर का पता लगाने में जुट जाते हैं। इधर सारा ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने से रोक लेती है और उनका अकाउंट डिलीट कर देती है। इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर का एक आदमी ऑर्सन को पहचान लेता है, जो ऑर्सन के हाथों पहले भी पीटा होता है और उसे मारने के लिए जाता है, मगर जेजे उसे अपने स्नाइपर से शूट कर देता है और ऑर्सन गाड़ी से भागने लगता है। मगर तभी माइक अपने पलटन के साथ आ जाता है और अलेक्जेंडर के लोगों पर हमला करने लगता है। ऑर्सन के भागने के दौरान हम देखते हैं कि माइक के आदमी ऑर्सन को भी पकड़ लेते हैं और उससे ब्रीफकेस ले लेते हैं। ब्रीफकेस चेक करने के बाद हम देखते हैं कि माइक अलेक्जेंडर के कुछ आदमियों को मार डालता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है और वो अपने आदमियों से ऑर्सन को भी मारने को कहता है, मगर उससे पहले जेजे अब माइक के आदमियों को मार डालता है। इधर सीमंस को पता चल जाता है कि उनका सिस्टम हैक किया हुआ है और हैक करने वाला कोई और नहीं सेहरा होती है। फिर हम देखते हैं कि सेहरा और डैनी भाग रहे होते हैं और सीमंस के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं और गोलियां भी बरसा रहे होते हैं। इधर हम ऑर्सन और जेजे को देखते हैं जो चॉपर में बैठकर माइक का पीछा करने की सोचते हैं, मगर उन्हें पता चल जाता है कि सेहरा और डैनी खतरे में है, तो वह पहले उन्हें बचाने के लिए चल पड़ते हैं और ऑर्सन और जेजे चॉपर से सीमंस के आदमी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मिसाइल से उड़ा डालते हैं और फिर सेहरा और डैनी को चॉपर में बैठाकर चल देते हैं। तभी उन्हें नाथन बताता है कि माइक किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वह खुद के लिए काम कर रहा है। तभी ऑर्सन सीमंस के पास फिर से जाने का फैसला करता है और उसे डील करने की बात करता है, क्योंकि सेहरा सीमंस की ऐसी इन्फॉर्मेशन जान गई होती है जिससे वह मना नहीं कर सकता। फिर सभी मिलकर सीमंस के पास जाते हैं और उससे बायर का नाम पूछते हैं और साथ में उसे कमीशन भी देने को कहते हैं। सीमंस बताता है कि वह बायर ट्रेंट और अर्नल्ड हैं, जो वह एआई डिवाइस यूज करने वाले हैं। उनका नाम सुनते ही ऑर्सन उनका मकसद भी पता कर लेता है कि वह लोग उस एआई डिवाइस से पूरे दुनिया में बैंक में भूचाल लाना चाहते हैं और यह करने से पहले वह $40 बिलियन का सोना खरीद चुके होते हैं, ताकि दुनिया में सिर्फ सोना ही एकमात्र करेंसी बच जाए जिसकी कीमत हर मिनट बढ़ते रहेगी। आगे हम देखते हैं कि सीमंस और डैनी ट्रेंट और अर्नोल्ड के पास जाते हैं और वहां माइक भी होता है। इधर ऑर्सन, सेहरा और जेजे ट्रेंट और अर्नोल्ड के सिक्योरिटी गार्ड को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं और प्लान के हिसाब से ऑर्सन उस कैंप में घुसता है। सेहरा एक ड्रोन की मदद से ऑर्सन के गार्ड का पोजीशन बताती है और जेजे अपने स्नाइपर से ब्लाइंड स्पॉट गार्ड को मारने के लिए तैयार होता है। इधर हम देखते हैं कि सीमंस ट्रेंट और अर्नोल्ड से अपने काम का कमीशन मांगता है, मगर वह दोनों सीमंस को मना कर देते हैं क्योंकि वह कमीशन माइक को देने वाले होते हैं। इस पर सीमंस ट्रेंट और अर्नोल्ड को अपना आतंक दिखाता है, जहां वह उनके सैटेलाइट कंट्रोलर को मिसाइल से उड़ा देता है और वह धमकी देता है कि अगर उन्होंने सीमंस का कमीशन नहीं दिया तो वह अगला मिसाइल उनके फैमिली पर गिरा देंगे। और यह कहकर सीमंस और डैनी वहां से चले जाते हैं। इधर ऑर्सन सभी गार्ड को मारता हुआ अंदर जा रहा होता है और ट्रेंट के बिल्डिंग में पहुंच जाता है। फिर हम ट्रेंट और अर्नोल्ड को देखते हैं जो सीमंस का पैसा देने के लिए मान जाते हैं, मगर माइक उसे मना करता है और इस बात के लिए उन तीनों पर गर्मा गर्मी हो जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह आपस में लड़कर एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। फिर हम ऑर्सन को देखते हैं जो वहां पहुंचता है और वहां सब कुछ शांत देखकर आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से माइक आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। वह ऑर्सन पे हमला करने वाला होता है, मगर उससे पहले सेहरा ऑर्सन को अलर्ट कर देती है और हम देखते हैं कि ऑर्सन माइक को सूटकेस से पीटकर मार देता है और माइक का खेल वहीं खत्म हो जाता है। फिर ऑर्सन उस एआई डिवाइस को लेकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्सन, सेहरा और जेजे नाथन से मिलते हैं और उसे एआई डिवाइस देते हैं, मगर नाथन उसे एक और काम देता है। इस पर ऑर्सन पूरी तरह मना कर देता है कि वह अब छुट्टियों में रहना चाहता है और वह कोई काम नहीं करने वाला। नाथन चीखते रह जाता है, मगर ऑर्सन छुट्टियां मनाने की ठान लेता है और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।